अस्सलामुअलैकुम। NED इंट्री टेस्ट 2 डे 3 27 सितंबर 2021। वीडियो लेट होने का रीज़न सिर्फ ये है कि आज वर्किंग डे था और मेरी कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं अभी घर पहुंचा और आप लोगों के लिए फ़ौरन से कंटेंट जो है वो मटेरियल कलेक्ट किया और वीडियो जो है शुरू कर दी। तो मैथमेटिक्स की तो अभी वीडियो इंशाल्लाह अभी अपलोड हो जाएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री की कोशिश करूँगा, प्रॉमिस नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये आज के MCQs आया है। अब देखें, जब भी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात की जाए ना, तो इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब होता है 1। ये आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर वो पूछ लेता सम ऑफ क्यूब रूट, यानी प्रोडक्ट की जगह क्या होता, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आप करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये होता है 0 के इक्वल। सही है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, ये बाय पार्ट्स लग रहा है इसमें, लेकिन मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अब आपने इसमें भी बाय पार्ट्स लग रहा है, और बाय पार्ट्स में हम एक को यू बोलते थे, एक को वी। यू किसको बोलते थे, जिसका डेरिवेटिव लेने पर यानी अगेन डेरिवेटिव लें और वो ज़ीरो हो जाए। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव 2, फिर 2 का 0, यानी ऐसा वेरिएबल जिसका डेरिवेटिव बार बार लें तो वो ज़ीरो बन जाए, वो यू कहलाता है। उसको हम यू सपोज करते हैं, दूसरे को वी। सही है। अब आपने क्या करना है, जो यू है ना उसको सेम लिख देना है। सही है। और v का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और फिर पावर क्या, x का डेरिवेटिव 1, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा। फिर आपने लगाना है माइनस साइन। फिर आपने क्या करना है, अब आपने u का डेरिवेटिव लिखना है। u का डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। फिर आपने माइनस साइन लगाया था ना, अब प्लस लगाएं। यानी इस तरीके से हमेशा ऐसे सवालों में, बाय पार्ट्स वाले सवालों में हमेशा ऐसी ही सीक्वेंस रहेगी। जितने भी बाय पार्ट्स हों जिसमें साइन आ जाए, कुछ भी आ जाए, ज़रूरी नहीं e की पावर x हो। एक दफ़ा ये देखें, यहाँ पहले प्लस था, माइनस प्लस। सही है। अब आप 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। यानी ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपका u कांस्टेंट ना हो जाए, यानी उसका जो u है, वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट ना बन जाए। और यहाँ तक मेरा सॉल्व हो गया। देखें, मेरा u जो था एक्स स्क्वायर था, अब वो मेरा कांस्टेंट बन गया, यानी 2 बन गया। सही है, सिंपल, यानी वेरिएबल ख़त्म हो गया। तो प्लस c लगा दें, ये पूरा आपका आंसर बन गया। देखिए, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर e की पावर x ही हो, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो। बाय पार्ट्स वाला कोई भी क्वेश्चन होगा, बाय पार्ट्स वाला, तो आप इस तरह की टेक्निक लगा सकते हैं। देखें, पहला साइन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर ये एक्स क्यूब होता ना तो फिर आगे भी सॉल्व होता, तो पॉजिटिव के बाद फिर मैं नेगेटिव लगाता। सही है। कांस्टेंट के साथ तो पॉजिटिव ही आना है। अगर ये एक्सप्लेन ना सही से समझ ना आया हो तो कार्ड के अंदर मैं वीडियो यानी डाल दूंगा, वीडियो का लिंक। वो मैंने बहुत पहले यानी लास्ट ईयर 2020 में वीडियो बनाई थी बाय पार्ट्स की शॉर्ट ट्रिक के ऊपर, वो देख लीजिएगा। उसमें बड़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। dy/dx निकालना है, सिंपल है। क्या करेंगे आप, फंक्शन को आप एज इट इज़ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि e की एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है, और फिर इसकी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। जस्ट सॉल्व हो गया। अब आप इस पे, ये तो बहुत ही आसान है, साइन x का डेरिवेटिव cos x होगा। सही है। और ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा इन दोनों पे। cos x ऐसे ही लिखेंगे, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर x, फिर प्लस ऐसे ही आएगा। अब cot x ऐसे ही लिखेंगे, cos x का माइनस साइन x। अगर मल्टीप्लाई का फॉर्मूला याद हो तो मैंने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, जस्ट कुछ भी नहीं किया, नया काम कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाया। एक दफ़ा इसको ऐसे ही लिखा और दूसरे एक डेरिवेटिव लगा दिया, फिर इसको ऐसे ही लिखा, प्लस लगा के इसको ऐसे ही लिखा, फिर इस पर डेरिवेटिव लगा दिया। सही है। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे ना, तो आपका ये वाला यानी कॉट क्या होता है, कॉज अपॉन साइन के ना, कॉज एक्स, अगर दिख रहा हो, कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, माइनस साइन एक्स से, तो साइन से साइन कैंसिल, माइनस कॉज एक्स बन रहा है। सही। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है माइनस कॉज एक्स, और ये क्या है, प्लस कॉज एक्स, कैंसिल हो गए। और कॉसेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, अगर आपको पता हो, ये कॉज एक्स हो गया, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स के। सही है। साइन स्क्वायर को मैं यूँ लिख सकता हूँ, कॉज एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स। कॉज अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कॉट एक्स, यानी आपका बन गया है कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स और नेगेटिव साइन। देखें, आप डिपेंड करता है ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, फिर उसके हिसाब से ही हम उसको ऑप्शन को क्लिक करेंगे। हो सकता है
ये जो है ना ये कैंसिल हो रहे हैं। आगे इतना ज़्यादा जैसे मैंने सॉल्व करके देखा है, ये सॉल्व ही ना करना पड़े, डायरेक्ट ये वाली फॉर्म दी हो ऑप्शन में, cos x मल्टीप्लाई बाय माइनस cos x स्क्वायर एक्स, इस तरीके से, या ये वाली फॉर्म दी हो। तो डिपेंड करता है ऑप्शन पर, फिर उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन 6 देख लें, 5 को करते हैं। 5 तो इतना आसान है कि ये मैंने जो पहले वाले पेपर्स हैं ना, डे 1 वाले, यानी सॉरी टेस्ट 1 वाले, उनमें सॉल्व कराया हुआ, ये आया हुआ भी है उसमें। अच्छा, मैंने सारे न्यू डाले हैं, बस ये वाला मैंने गलती से बाय मिस्टेक डाल दिया। हाँ, ये रिपीट हुआ, ये वाला ये रिपीटेड है। अच्छा, ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला आपका ये वाला आपने पढ़ा होगा, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो किसके इक्वल होता है अगर आपको पता हो? ये होता है आपका कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। प्लस क्यों लगाया मैंने? देखिए, जब भी ये माइनस यहाँ आएगा ना, आपने प्लस लगाना है, प्लस आएगा तो माइनस लगाना है। तो फॉर्म क्या बनेगी आपकी? कॉज अल्फ़ा यानी 20 प्लस 30 यानी कॉज 50। सही है। अच्छा, ये एमसीक्यूज आया हुआ है जिसमें वर्क डन मालूम करना है। बच्चों को वैल्यूज़ याद नहीं थी तो मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ। वर्किंग क्या होगी, R2 माइनस R1 करेंगे आप, सही है, फिर डॉट मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो आपका वर्क आ जाएगा। सही है। अब क्योंकि वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो मैं सॉल्व इसलिए नहीं किया, और ना ही अपनी तरफ से कोई वैल्यू एज्यूम की कि आप लोगों को जो है ना वो मैं किसी भी गलतफहमी में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैंने अपनी कोई भी वैल्यूज़ एज्यूम नहीं की। बस मेथड बता देता हूँ, R2 माइनस R1 यानी डिफरेंस लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, F से, डॉट प्रोडक्ट लेंगे और वर्क आ जाएगा। देखिए, ये वाला एमसीक्यूज बहुत इसमें चंद चीज़ें वो बताता हूँ। डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस हैविंग फर्स्ट रो 0, यानी कोई भी 3 बाय 3 का अगर फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस है, पहली रो 0 आ गई, तो इसका जो डेटर्मिनेंट है ना, यानी इसको फॉर एग्जांपल ए से डिनोट कर दें। सही है। इंट्री टेस्ट में तो ऐसा नहीं होगा, जैसे आपको मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ। जब ए का जब आप डेटर्मिनेंट लेंगे ना, यानी मॉड ए, तो आप ये क्या आएगा 0। क्यों? पहली रो 0 हो गई ना, कोई भी एक रो 0 हो जाए तो आपका डेटर्मिनेंट 0 हो जाता है। सही है। जब भी डेटर्मिनेंट 0 हो जाए तो इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखिएगा, ये पूछा हुआ नहीं है, ये वाला ये एग्जिस्ट इनवर्स वाली चीज़ पूछी हुई नहीं है, लेकिन आप एडिशनल बता रहे हैं। सही है। पहली रो उसने कहा 0 हो गई, पहली रो जब भी 0 होगी तो डेटर्मिनेंट 0, कोई भी एक रो 0 होनी चाहिए। पहली रो 0 हो गई इसमें क्वेश्चन का अकॉर्डिंग, तो डेटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा। सही है। अगर कोई भी एक रो 0 हो जाए तो आपका डेटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, और इन्वर्स यानी जब भी डेटर्मिनेंट 0 होगा, इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही है। और जब भी डेटर्मिनेंट 0 हो तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिसेस। याद रखिएगा। अच्छा जी, हमें निकालना है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन। बहुत आसान एमसीक्यूज़ हैं, इसमें आप एक फॉर्म याद रख लें, बस एक फॉर्म याद रख लें। मैं आपको समझा देता हूँ, आप परेशान ना होइएगा, मैं आपको समझा देता हूँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ए जो है ना, सिर्फ एक जनरल फॉर्म है, ये ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, एक्स की पावर जो भी जैसे स्क्वायर दी हुई है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या 1 है ना, ये मेरा ए है। सही। आर भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, एक्स की पावर क्यू क्या है 2। आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये फॉर्मूला लिख देना है, NP/P + Q। बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये आ जाएगा R। सही है। इससे क्या आएगा R। N क्या है आपका, ये N है 12। P क्या है, एक्स की पावर, यानी एक्स की पावर क्या है P 2। P + Q 2 + Q कहाँ है भाई, 2 कह रहा है एक्स की पावर, यानी डिनोमिनेटर में जो सेकंड वाली जो वेरिएबल है, सेकंड वाले टर्म में जो वेरिएबल एक्स, उसकी पावर क्या है 2। ये दी हुई ना, ये एक्स, ये क्यू हो गई आपकी, ये हो गई पी। सही है। तो अब आप क्या करेंगे, 2 + 2, ये क्यू आ गया, ये पी आ गया, ये पी मल्टीप्लाई बाय एन। सॉल्व करें ज़रा, 24 डिवाइड बाय 4, 24 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया आपका 4 6। आर क्या आ गया 6। और जो टर्म होती है ना, जो इंडिपेंडेंट टर्म है, वो ये होती है R+1, यानी 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। तो T7 आपकी, यानी 7 जो टर्म है ना, वो आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। सॉल्व भी करके देखिएगा, उसमें एक्स नहीं आएगा आपका। तो ये आसान और शॉर्ट मेथड था जो मैंने आपको बताया। तो अब आपसे ऑप्शन में अगर पूछा ना 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, जो भी ऑप्शन हो, 7th टर्म आपका राइट आंसर होगा। और अगर आप पूरा मैनुअली सॉल्व करेंगे ना, यानी 7th टर्म जब निकालेंगे तो उसमें एक्स नहीं आ रहा होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि उसमें एक्स एलिमिनेट हो जाए, एक्स ख़त्म हो जाए, एक्स पर डिपेंड ना करता हो वो टर्म, जो एक्स पर डिपेंड ना करती हो। तो जब T7 निकालेंगे तो उसमें एक्स नहीं आएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट आएगा आपके पास। अब ये देख लें, मिडिल टर्म निकालनी है। स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ये चीज़,
लेकिन अगर ना समझ आए पूछ लीजिएगा। आप लोगों का कल टेस्ट भी है, जिन बच्चों का ना समझ आए पूछ लें आप, कोई मसला नहीं है। फाइंड द मिडल टर्म एक्स क्यूब प्लस 1/x² और पावर क्या दी हुई 7। अब ये देखें, जब ऑड पावर दी हो ना तो आपने क्या करना है, ऑड पावर दी होगी तो आपने क्या करना है n+1 डिवाइड बाई 2 n+3 डिवाइड बाई 2। एन क्या है, ये 7 दिया हुआ है भाई मेरे, 7 + 1 डिवाइड बाई 2 4, 7 + 3 डिवाइड बाई 2 यानी 10 डिवाइड बाई 2 5। अब आप ये आपका क्या बन गया, ये आर बन गया, ये आर है, ये बेसिकली मैंने आर निकाला है। अब आप फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, NCR, पहला वाला क्या है x³ r, दूसरा वाला जो है 1/x², इसकी पावर n - r, n क्या है 7 - r क्या है r, अभी मैं बता देता हूँ। देखें दो यहाँ पर निकलेंगी मिडिल टर्म्स। अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, एक नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए आपको। देखें 7 था आपका ऑड, तो इसकी वजह से ऑड का जो फॉर्मूला लगता है ना वो n+1 डिवाइड बाई 2 यानी एक r ये निकलेगा और एक r निकलेगा n+3 डिवाइड बाई 2 यानी 2 r निकलेंगे। तो 2 टर्म निकलेंगी, 2 मिडल टर्म निकलेंगी, सही है। ऑड की वजह से इवन में एक ही निकलती है। 7 क्या है, n है 7 + 1 डिवाइड बाई 2 r आएगा 4 और एक r आएगा 5। करके देखिएगा, n की जगह 7 डाल दीजिएगा बस। अब आपने एक टर्म जो निकालनी है ना, T4 r+1 होता है ना, अगर तुम्हें आपको पता ही होगा, वो इससे पहले वाले सवाल में किया, 4 + 1 = NCR होता है, NCR, n का मतलब है n 7, r क्या है 4, पहली टर्म यानी पहला जो वेरिएबल है इसमें होता है n, सॉरी r होता है r 4 और 1/x², n - r होता है, n क्या है 7 - 4। इसी तरह अब इसके लिए निकालेंगे 5 के लिए, T5 + 1 NCR यानी 7C5 x³ r आता है, r क्या है 5, इसके लिए कर रहे हैं ना, इसके लिए 1/x², n - r, n क्या है 7 - r क्या है 5, n सेम रहेगा, r चेंज हुआ है सिर्फ, सही है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आए वो आपका 2 यानी टर्म्स निकल आएंगी मिडल टर्म्स। ऑड के केस में, इवन के केस में क्या होता है, इवन के केस में फॉर्मूला क्या होता है भाई, इवन के केस में फॉर्मूला देखना है सिर्फ आप, इवन के केस में n/2 + 1 होता है, ये इवन के केस में फॉर्मूला होता है। अब क्या है, ये बहुत ही आसान है। आप इसको क्या करते हैं, 1 यानी इनको आसान सॉल्व करने का ज़्यादा आसान तरीका पता है क्या है, इनको प्लस करके लिखना है। 1 और 8 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9 ना, 3 और 2 को प्लस कर दें 6, इससे क्या हो जाएगा आपका ब्रेक हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और 6 और 7 को सम कर दें, ये हो जाएगा आपका 13। अब आप इस तरीके से बनाएं, फॉर्म बनाएं, 2 4 = 8 होगा ना। स्क्वायर में मैंने क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है जो कि -1 होती है इंटू आयोटा, सही है, प्लस स्क्वायर इंटू 3, ये देखें 2 3 = 6 एग्जैक्टली ब्रेक हो गया बिल्कुल। ये अगर आपने अच्छे से इंटर पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल ही नहीं आता आयोटा के बारे में, बिल्कुल नहीं पता, फिर सॉरी। 2 ये हो जाएगा 6 और साथ में आयोटा भी आएगा, ये वाला हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। -1 का जब क्यूब लेंगे ना तो वो आएगा -1, तो आंसर आएगा -1। सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम ना स्पेस ज़्यादा छोड़ूंगा ताकि चीज़ें ना मिक्स ना हो। ये एक दफ़ा देख लीजिएगा, मैंने बड़ा जल्दी क्विक सॉल्व किया है, और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। ये वाला आपने खुद सॉल्व करना है, ये मैंने कल अपने जो पेड लेक्चर्स हैं उनमें भी बच्चों को लाइव सेशंस में कराया था, और मैंने इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किए ना Day 2 वाले में, उनमें मैंने कराया हुआ है। अच्छा, ये इन्फिनिटी वाला भी करा देता हूँ मैं। इसमें देखें, जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे ना किसी जगह पे, तो इस तरीके से होगा, यानी 1/0 तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन जब ln में आप x की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे वो पूरे फंक्शन को ख़राब कर देगा, यानी पूरा फंक्शन इन्फिनाइट बना देगा। तो हमें एल हॉपिटल रूल्स लगाना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा अप्लाई। तो ln x का पावर क्या है, स्क्वायर, तो पावर लिखेंगे, ln x लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, 2 - 1 क्या होगा 1, सही है। और ln x के पे जब डेरिवेटिव लगाएंगे तो 1/x आएगा, और x का डेरिवेटिव 1। इसमें डिवाइड वाले फॉर्मूले नहीं लगते, मैंने पहले भी बताता रहा हूँ बच्चों को, अभी भी बता रहा हूँ कि कंफ्यूज ना होइएगा। इसमें डेरिवेटिव में ना, जब इन लिमिट वाले में जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो इनमें वो वाले फॉर्मूले मल्टीप्लाई वाले, डिवाइड वाले फॉर्मूले नहीं लगाते,
इसको अगर मैं मज़ीद अच्छे से करके लिख दूँ तो ये हो जाएगा, ये हो गया। अगेन मैं जब इन्फिनिटी पुट करूँगा ना, लिमिट यानी लिमिट क्या है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोबारा इन्फिनाइट हो जाएगा, मुझे दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो 2 ऐसे ही रहेगा, ln x का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव 1, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/x, ऐसे ही बनेगा ना ये वाला फंक्शन। अब आप इन्फिनिटी पुट करें x की जगह पे, इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 1/0 के, तो ये क्या होगा, 0 ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में, तो पूरा फंक्शन हो जाएगा 0, इसका आंसर आएगा 0। सही है। अच्छा ये 20 से डायरेक्ट ये मत समझिएगा, 20 से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 13 से कराता हूँ। 12 हमने कर लिए। एसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल जो होती है ना वो 0 होती है। अच्छा एक लिमिट का और क्वेश्चन देख लें, ये लिखना भूल गया था मैं, x इंटू ln x, ये आपका। अच्छा ये देखें, जब मैं 0 पुट करूँगा ना ln में, तो ये फिर से सॉल्व नहीं होगा। सही है, x में तो कोई इशू नहीं होगा, तो मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो x का डेरिवेटिव 1 और ln x का डेरिवेटिव 1/x। अब मैं x में जब 0 पुट करूँगा, लिमिट अप्लाई करूँगा ना, 0 पुट करूँगा x की जगह पे, दोबारा फंक्शन इन्फिनाइट हो जाएगा, मुझे दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 1/x है ना। अब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करें, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का 1, तो आंसर क्या आया, 0। तो इसका आंसर क्या है, 0। अच्छा जी, फोकस मालूम करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी गिवन इक्वेशन को देखें कि किस स्टैंडर्ड में है, ये y² में दी हुई है या x² में। अगर ये आपको y² में दी हुई है तो आप x को एज अ कांस्टेंट लेंगे और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो y² का डेरिवेटिव 2y, 6y का डेरिवेटिव -6y का डेरिवेटिव -6, और x मेरा कांस्टेंट मैंने एज्यूम किया हुआ है। सही है, जब भी y² में है इक्वेशन तो आप x को डील करेंगे एज अ कांस्टेंट, अगर x² में होगी तो y को एज अ डील करेंगे कांस्टेंट। तो ये 0, ये 0, तो y की क्या वैल्यू आई, 3। और अब इस 3 को पुट करें यहाँ पर, सही है, तो आप x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपकी आ गई है 4, -4। सही है, ये आ गए आपके वर्टिसेस, वर्टेक्स आ गए, जो कि आ रहा है -4, 3। लेकिन हमें निकालना है फोकस, और मैं फोकस भी निकालना सिखाता हूँ, लेटेस्ट रेक्टम भी बता देता हूँ। आप देखें, आप क्योंकि y² की फॉर्म में थी ये इक्वेशन, तो आप x का जो कोफिशिएंट होगा ना वो उसको दे लें आप, -8 है, ये -8 का मोड लें, ये आपका लेटेस्ट रेक्टम है। सही है, और a की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो a की वैल्यू क्या आएगी, 4a, लेटेस्ट रेक्टम यही होता है ना, 4a इक्वल्स टू -8, a की वैल्यू हो गई -2। फोकस निकालना है आपने, फोकस का फॉर्मूला होता है h -a, k। सही है, k क्या है, यही आपका वर्टिसेस का जो y का जो आपने निकालना है ना, जो y की वैल्यू जो निकाली है वो k, तो यही हो गई आपकी। सही है, और h हो गई आपकी ये h, ये हो गया। a क्या निकाला है आपने, -2, तो h माइनस a यानी -4 माइनस a की वैल्यू -2 है, 3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा अगेन, चले मैं कर देता हूँ। -4 माइनस प्लस हो जाएगा 2, यानी ये आ जाएगा -2, 3। सही है, -2, 3।